नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बीएनएस की ओवरऑल जर्नी देखी थी। आज हम असली यात्रा शुरू करते हैं। आज हम बीएनएस के चैप्टर 1 और 2 दूसरे चैप्टर के सेक्शन 1 से 12 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है। वो डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर्स पूरे संहिता की फाउंडेशन है। जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही इस चैप्टर को इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। पहला चैप्टर का प्रारंभिक प्रावधान। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए राज नाम का एक बिजनेसमैन है। मेरा दोस्त भी एक राज नाम का है। वो नहीं, ऐसे मान लीजिए, मैथ वाला मान लीजिए। मान लीजिए राज नाम का एक बिजनेसमैन है जो दिल्ली में रहता है। एक दिन वो बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाता है। वहां किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और राज वहां किसी को मार देता है। अब सवाल यह है, क्या राज को भारत में इस क्राइम के लिए सजा हो सकती है, या फिर सिर्फ दुबई में ही एक्शन लिया जा सकता है? इसी तरह के सवालों का जवाब चैप्टर 1 में मिलता है। यह चैप्टर बताता है कि भारतीय न्याय संहिता कहाँ-कहाँ लागू होगा, किन-किन लोगों पर लागू होगा और क्या-क्या ऑफेंसेस इसके अंदर आएंगे। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 1 में 3 सब सेक्शंस है। सब सेक्शन 1 बताता है कि इस एक्ट का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू होगा? सब सेक्शन 3 कहता है कि जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस करता है, उस पे भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। यह बात बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। लेकिन सब सेक्शन 4 और 5 में दिलचस्प बातें हैं। मान लीजिए आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में कोई क्राइम करते हैं, तो क्या इंडिया में आपको सजा हो सकती है? जवाब है हाँ। वो एक्ट इंडिया में होता तो क्राइम माना जाता, तो आप पर इंडिया में भी केस चल सकता है। राज की कहानी का समाधान। अब राज के केस पर वापस आते हैं। राज भारतीय नागरिक है और उसने दुबई में मर्डर किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के सब सेक्शन 5 के क्लॉज ए के अनुसार एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया पर भारतीय न्याय संहिता लागू होता है। इसलिए जब राज इंडिया वापस आएगा तो उस पर इंडिया में मर्डर का केस चल सकता है, भले ही क्राइम दुबई में हुआ हो। यहाँ एक इलिस्ट्रेशन भी दिया गया है। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. विशेष परिस्थितियां। सब सेक्शन 5 में 3 स्पेशल केसेस बताए गए हैं। भारतीय केस ए, भारतीय नागरिक। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में क्राइम करता है तो इंडिया में ट्रायल हो सकता है। बी, जहाज या विमान में अपराध। मान लीजिए एक एयर इंडिया का फ्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा है। फ्लाइट अभी अटलांटिक ओशियन के ऊपर है, यानी किसी भी देश की हवाई सीमा में नहीं है। इस फ्लाइट में अगर कोई मर्डर होता है तो क्या होगा? क्योंकि फ्लाइट भारत में रजिस्टर्ड है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। यह बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है। साइबर क्राइम, यह सबसे मॉडर्न प्रोविजन है। मान लीजिए कोई हैकर चाइना में बैठा है
और इंडिया के किसी सर्वर को हैक करता है तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार वह पर्सन इंडिया में ट्रायल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया को टारगेट किया गया है। सब सेक्शन 6 विशेष कानूनों की स्थिति। अंत में सब सेक्शन 6 बताता है कि भारतीय न्याय संहिता किसी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे आर्म्ड फोर्सेज के लिए अलग लॉज है या फिर कुछ स्टेट्स में अलग लोकल लॉज है। भारतीय न्याय संहिता उन लॉज को ओवरराइड नहीं करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। सेक्शन 2 परिभाषाएं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो पूरे भारतीय न्याय संहिता के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, यानी धारा है। इन धाराओं में से एक है। यहाँ 39 इम्पोर्टेंट टर्म्स की डिफिनेशंस दी गई है। सबकी डिफिनेशन यहाँ पे पढ़ाना मुश्किल है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनकी डिफिनेशंस कहानियों के थ्रू समझते हैं। एक्ट एंड ओमिशन। डिफिनेशन कहती है कि एक्ट में सिंगल एक्ट के साथ साथ सीरीज ऑफ एक्ट्स भी आते हैं। सिमिलरली ओमिशन में सिंगल ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशंस दोनों शामिल है। कहानी से समझिए। राहुल को डायबिटीज है और उसे रोज इंसुलिन लेनी होती है। उसकी पत्नी उसे जानबूझकर इंसुलिन नहीं देती। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते तक नहीं देती। तो यह सीरीज ऑफ ओमिशंस है। हर दिन इंसुलिन न देना एक अलग ओमिशन है, लेकिन सब मिलकर एक क्रिमिनल एक्ट बनाते हैं। चाइल्ड। भारतीय न्याय संहिता में चाइल्ड की डिफिनेशन बहुत क्लियर है। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों से रिलेटेड क्राइम्स में यह डिफिनेशन डायरेक्टली अप्लाई होती है। एक इंटरेस्टिंग केस, 17 साल 11 महीने का लड़का भी चाइल्ड है, लेकिन 18 साल का हो जाने के बाद वह एडल्ट माना जाएगा। यह कट ऑफ बहुत क्लियर है। काउंटरफिट। यह डिफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी, रमेश ने एक फेक पासपोर्ट बनाया, ओरिजिनल पासपोर्ट से मिलता जुलता, लेकिन कुछ डिटेल्स अलग। जब वह एयरपोर्ट पर इसे दिखाता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि यह जेन्युइन है। यहाँ रमेश ने काउंटरफिट डॉक्यूमेंट बनाया है। एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि काउंटरफिट के लिए एग्जैक्ट कॉपी होना जरूरी नहीं है। अगर इतना सिमिलर है कि डिसेप्शन हो सके तो वह काउंटरफिट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 और भी इंटरेस्टिंग है। अगर रिजेम्बलेंस इतना है कि कोई डिसीव्ड हो सकता है तो यह प्रिज्यूम्ड किया जाएगा कि पर्सन ने इंटेंशनली डिसेप्शन के लिए बनाया है, अनलेस वह कॉन्ट्रेरी प्रूव करे, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर आ जाता है। डिसऑनेस्टली वर्सेस फ्रॉडुलेंटली। यह 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ऑफन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसऑनेस्टली, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के इंटेंशन से कुछ करने को डिसऑनेस्टली कहा जाएगा। लेकिन फ्रॉडुलेंटली का डिफिनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में दिया गया है। वो है स्पेसिफिकली डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से कुछ करना। डिफ्रॉड करना मतलब ठगना, धोखा देना। कहानी से समझिए। डिसऑनेस्टली, सोनू को पता है कि उसके दोस्त ने एक लैपटॉप उसके घर रखा है। सोनू उस लैपटॉप को बेच देता है और पैसे रख लेता है। यहाँ सोनू ने डिसऑनेस्टली एक्ट किया। उसका इंटेंशन था अपने दोस्त को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना और खुद को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना। केस 2 फ्रॉडुलेंटली। अमित एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाता है। वह लोगों से कहता है कि वह उनके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और 50% रिटर्न्स देगा, लेकिन एक्चुअली वह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सिर्फ नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करता है। ऐसे स्कीम्स को पोंजी स्कीम्स भी कहते हैं।
तो यहाँ अमित ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया, उसका इंटेंशन था स्पेसिफिकली लोगों को डिफ्रॉड करना। फर्क यह है कि डिसऑनेस्टली में जनरल रॉन्गफुल इंटेंशन है और फ्रॉडुलेंटली में स्पेसिफिक डिसेप्शन का इंटेंशन है। डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बीएनएस की यह डिफिनीशन बहुत मॉडर्न है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 8 कहता है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, and includes electronic एंड डिजिटल रिकॉर्ड। यानी अब व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। यह बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच है। कहानी से समझिए, मोहन को एक थ्रेटनिंग ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, अगर तुमने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे। पुराने आईपीसी में ईमेल को डॉक्यूमेंट मानने में कभी कभी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में क्लियरली लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट है, इसलिए यह थ्रेटनिंग ईमेल पूरी तरह से एडमिसिबल एविडेंस है और इस पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस बन सकता है। जेंडर प्रोग्रेसिव डिफिनेशन, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिफिनेशन है। जब भी ही प्रोनाउन यूज होता है वह मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर तीनों के लिए है। यह ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के साथ एलाइन है। यह दर्शाता है कि भारतीय न्याय संहिता इंक्लूसिव है और सभी जेंडर्स को इक्वली रिकॉग्नाइज करता है। गुड फेथ, यह टर्म पूरे भारतीय न्याय संहिता में बहुत बार आता है, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 11 कहता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। कहानी से समझिए, डॉक्टर शर्मा एक सर्जन है। एक इमरजेंसी केस आता है, एक एक्सीडेंट विक्टिम जिसकी लाइफ खतरे में है। डॉक्टर शर्मा बिना टेस्ट किए इमीडिएटली सर्जरी कर देते हैं क्योंकि डिले से पेशेंट की जान जा सकती है। सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब सवाल है कि क्या डॉक्टर शर्मा ने गुड फेथ में एक्ट किया? जवाब है हाँ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इमीडिएट एक्शन जरूरी था। उन्होंने रीजनेबल केयर ली जो उस सिचुएशन में पॉसिबल थी। 2 मिनट रुक के हम कहना चाहेंगे कि रीड बिटवीन द लाइंस जो पढ़ता है या सुनता है या लिखता है उसका काम है करना। तो आप लोग रीड बिटवीन द लाइंस करें, हम रीड बिटवीन द लाइंस नहीं समझाएंगे। हम बेयर फैक्ट्स रख रहे हैं और उसको आसान बनाने के लिए कहानी की सहारा ले रहे हैं। तो चलिए आते हैं अपने कंटेंट पे। तो सवाल क्या है कि डॉक्टर शर्मा ने गुड फेथ में एक्ट किया। जवाब है कि हाँ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इमीडिएट एक्शन जरूरी था। उन्होंने रीजनेबल केयर ली जो उस सिचुएशन में पॉसिबल थी। लेकिन अगर डॉक्टर शर्मा ने बिना किसी इमरजेंसी के सिर्फ लापरवाही से बिना टेस्ट किए सर्जरी कर दी होती तो यह गुड फेथ नहीं कहलाएगा। इंजुरी, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में इंजुरी की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। एनी हार्म वाट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, इंजुरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, 4 टाइप्स की होती है। बॉडी, फिजिकल हार्म, माइंड, मेंटल और साइकोलॉजिकल हार्म, रेपुटेशन, डिफेमेशन और इंसल्ट, प्रॉपर्टी, डैमेज टू बिलोंगिंग्स। इतने छोटे छोटे वर्ड्स की हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्वतः समझ जाइए क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली बातें हैं। कहानी के माध्यम से समझिए। रीता के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर डाल दी। रीता को कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन
माइंड इंजरी हुई, क्योंकि वो उस इससे सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बन सकती है। रेपुटेशन, सोसाइटी में बदनामी हुई, प्रॉपर्टी, नौकरी चली गई या फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यह सब इंजरी है। पुराने समय में कोर्ट्स सिर्फ फिजिकल इंजरी को ही सीरियसली लेती थी, लेकिन अब मेंटल और रेपुटेशनल हार्म को भी इक्वली सीरियस माना जाता है। जज और पब्लिक सर्वेंट, यह दोनों डिफिनीशंस बहुत डिटेल्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस स्पेसिफिकली जजेज और पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। जज, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में इसको डिफाइन किया गया है। कोई भी पर्सन जो ऑफिशियली जज डेजिग्नेट है या जो लीगली बाइंडिंग जजमेंट्स दे सकता है। इलिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल दिया गया है, एक मजिस्ट्रेट जो फाइन या इम्प्रिजनमेंट की पावर रखता है वह जज है, भले ही वह लोअर कोर्ट का क्यों ना हो। पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 28 में बताया गया है कि यह डिफिनीशन बहुत लंबी है और इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, सभी जजेज, कोर्ट के सभी ऑफिसर्स, पंचायत मेंबर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज, इलेक्टोरल ऑफिसर्स इत्यादि। कहानी से समझिए, रमन एक म्यूनिसिपैलिटी का स्वीपर है। क्या वह पब्लिक सर्वेंट है? जवाब है हाँ, क्योंकि वह लोकल अथॉरिटी में काम करता है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पर अटैक करता है तो सजा ज्यादा होती है, या अगर पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी में मिसकंडक्ट करता है तो उस पर भी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लागू होते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 31 में कहा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट क्रिएट करे, ट्रांसफर करे या रिलीज करे, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। कहानी से समझिए, सुरेश ने अपनी लैंड का सेल डीड साइन किया। यह डीड एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है क्योंकि यह लैंड का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। अब अगर कोई फेक सेल डीड बनाता है तो यह फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी, जिसकी सजा बहुत सीरियस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। वॉलंटरीली, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 33 में इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफिनेशन दिया गया है। डिफिनेशन है, ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। आइए इसे कहानी से साधारण भाषा में समझते हैं। अजय रात को एक क्राउडेड बाजार में अपने घर में आग लगा देता है। उसका इंटेंशन सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम करने का था, लेकिन आग पड़ोसी के घर में फैल गई और एक पर्सन मर गया। अब सवाल, क्या अजय ने वॉलंटरीली उस पर्सन को डेथ कॉज की? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार हाँ, क्योंकि जब अजय ने आग लगाई तो उसे पता था या उसे रीजन टू बिलीव था कि आग फैल सकती है और किसी की जान जा सकती है, इसलिए भले ही उसका डायरेक्ट इंटेंशन मर्डर का नहीं था, फिर भी यह वॉलंटरीली कॉज्ड डेथ माना जाएगा। इलिस्ट्रेशन में भी सिमिलर एग्जांपल है। ए सेट्स फायर by night to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death, yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily। कितना बढ़िया इलिस्ट्रेशन है।
सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 3 में 9 सब सेक्शंस हैं जो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं। ये प्रिंसिपल्स पूरे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं। सब सेक्शन 1 जनरल एक्सेप्शंस का स्कोप, यह बताता है कि हर अपराध यानी हर ऑफेंस की डेफिनेशन, हर पनिशमेंट और हर इलस्ट्रेशन को जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 के सब्जेक्ट में समझना होगा। इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन बी आप लोगों के लिए 1 का पॉज है, पढ़िए, देखिए और समझिए। हाँ, तो इलस्ट्रेशन ए से समझिए। भारतीय न्याय संहिता में थेफ्ट की डिफिनीशन में यह नहीं लिखा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा थेफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन है कि 7 साल के कम उम्र के बच्चे को कोई ऑफेंस के लिए लाइएबल नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए ऑटोमेटिकली यह थेफ्ट की डिफिनीशन पर भी लागू होगा। इलस्ट्रेशन बी, एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक मर्डरर को अरेस्ट करता है। यह टेक्निकली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, लेकिन पुलिस ऑफिसर गिल्टी नहीं होगा क्योंकि जनरल एक्सेप्शन है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। सब सेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो टीम क्राइम्स को डील करता है। सब सेक्शन 5, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। वो इस पे मूवी आई थी, वो जो मिल के बैंक लूट रहे थे, कौन सा हाइस्ट, मनी हाइस्ट, उस पे ये सेक्शन लागू होगा। सब सेक्शन, कहानी समझिए। राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर एक बैंक रॉबरी की प्लान करते हैं। प्लान के अनुसार राम बैंक के अंदर जाएगा और कैशियर को थ्रेट देगा। श्याम श्याम क्या करेगा भाई, तो श्याम गाड़ी के बाहर श्याम श्याम बाहर गाड़ी में बैठेगा, यानी गेट अवे ड्राइवर के रूप में, कि सब निकल के आए और तुरंत गाड़ी लेके स्टार्ट करके भाग जाए। मोहन क्या करेगा, मोहन बैंक के पीछे खड़ा रहेगा और वॉच करेगा कि कोई पुलिस तो नहीं आ रही। अब रॉबरी के दौरान राम कैशियर को गोली मार देता है। तो सवाल है कि क्या श्याम और मोहन भी मर्डर के लिए लायबल है, दोषी है? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार हाँ, अगर यह प्रूफ हो जाए कि तीनों का कॉमन इंटेंशन बैंक रॉबरी का था और मर्डर भी उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हुआ, भले ही श्याम और मोहन ने फिजिकल कुछ नहीं किया, वो भी इक्वली लायबल है। सब सेक्शन 6 कॉमन नॉलेज, यह सब सेक्शन 5 से थोड़ा डिफरेंट है। इसको डिफाइन किया गया है कि वेन एवर an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention
इज लाइएबल। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। चार दोस्त मिलकर एक बिल्डिंग में घुसते हैं। उन्हें पता है कि यह हाउस ट्रेस पास है, यानी कि क्रिमिनल एक्ट है, फिर भी वे घुसते हैं। अगर चारों को यह नॉलेज था कि यह इलीगल है तो सभी इक्वली लाइबल है। सबसेक्शन 7, एक्ट और ओमिशन दोनों से क्राइम। इसको इसका इसका डिफिनीशन दिया गया है कि, एक सेकेंड, whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. इलस्ट्रेशन बहुत क्लियर है। ए इंटेंशनली जेड की डेथ कॉज करता है, पार्टली illegally omitting to give जेड फूड, omission, और पार्टली बीटिंग जेड एक्ट, ए ने मर्डर किया है। फिर सबसेक्शन 8, ये समझ में आया? हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए ने जेड की हत्या की है। कैसे की है? तो उसके खाने में कुछ मिलाकर और उसको थोड़ा पीट कर, दो काम करके, तो भी उसको बोला जाएगा कि वो ए ने मर्डर किया है, पूर्णतः मर्डर का केस चलेगा। सबसेक्शन 8, कोऑपरेशन इन क्राइम, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. इलस्ट्रेशन 2 दिया गया है। इलस्ट्रेशन ए में कहा गया है कि ए और बी एग्री करते हैं कि वे जेड को पॉइजन देकर मार देंगे। दोनों अलग अलग समय पर स्मॉल डोजेज देते हैं। जेड उन सब डोजेज के कंबाइंड इफेक्ट से मर जाता है, तो दोनों मर्डर के गिल्टी है। इलस्ट्रेशन बी, ए और बी जेलर्स हैं। दोनों अल्टरनेटिवली 6-6 घंटे जेड प्रिजनर की ड्यूटी करते हैं। दोनों जानबूझकर जेड को खाना नहीं देते। जेड भूख से मर जाता है, तो दोनों मर्डर के गिल्टी है, क्योंकि दोनों ने नोविंगली कोऑपरेट किया। इलस्ट्रेशन सी, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक जेलर है जो जेड को खाना नहीं देता। जेड कमजोर हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। फिर ए की ड्यूटी खत्म हो जाती है और बी न्यू जेलर आता है। बी को नहीं पता कि ए ने क्या किया था, लेकिन बी भी नोइंगली जेड को खाना नहीं देता और जेड मर जाता है। यहाँ बी मर्डर का गिल्टी है, लेकिन ए सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का गिल्टी है, क्योंकि ए और बी के बीच कोऑपरेशन नहीं था। सबसेक्शन 9, डिफरेंट ऑफेंसेस बाय डिफरेंट पर्सन्स, वेयर सेवरल persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. इलिस्ट्रेशन है कि ए को जेड ने बहुत प्रोवोक किया है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ए गुस्से में जेड को मारने जाता है। बी, जिसे जेड से पुरानी दुश्मनी है, ए की मदद करता है, जेड मर जाता है। यहाँ ए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का गिल्टी है, क्योंकि ए प्रोवोकेशन था, लेकिन बी मर्डर का गिल्टी है, क्योंकि बी के लिए प्रोवोकेशन नहीं था और उसका क्लियर इंटेंशन था जेड को मारना।
यह दर्शाता है कि सेम एक्ट में इन्वॉल्व होने पर भी डिफरेंट पर्सन्स के ऑफेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। अब आ जाइए चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स यानी सजा का प्रावधान। अब आते हैं चैप्टर 2 पे जो पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। यह चैप्टर बताता है कि भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती है और कैसे दी जाएंगे। सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। भारतीय न्याय संहिता में 6 टाइप्स की पनिशमेंट्स है। पहला है डेथ, सबसे एक्सट्रीम पनिशमेंट। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिगोरस हार्ड लेबर के साथ, एक सिंपल बिना हार्ड लेबर के। और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति जब्त करना, फाइन जुर्माना। कम्युनिटी सर्विस यह नया एडिशन है भारतीय न्याय संहिता में। कम्युनिटी सर्विस एक बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच है। छोटे मोटे अपराधों में जहां इम्प्रिजनमेंट हार्श होगी वहां कोर्ट कम्युनिटी सर्विस दे सकती है, जैसे पब्लिक पार्क्स की सफाई, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग, हेल्प एटसेट्रा। सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। यह सेक्शन बताता है कि गवर्नमेंट किसी भी सजा को कम कर सकती है ऑफेंडर की कंसेंट के बिना भी। कहानी, एक्स को मर्डर के लिए डेथ पेनाल्टी मिली, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक्स को मेंटल इलनेस थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी क्लीमेंसी पावर यूज करके यानी क्षमादान डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यह कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस यानी कम करना। सेक्शन 6 इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की कैलकुलेशन। यह सेक्शन क्लेरिफाई करता है कि जब किसी कैलकुलेशन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो उसे 20 ईयर्स मानेंगे अनलेस स्पेसिफिकली कुछ और मेंशन हो। उदाहरण, अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट हाफ ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो वह 10 ईयर्स होगी, 10 साल की होगी। सेक्शन 7 रिगोरस वर्सेस सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट को यह पावर है कि वह डिसाइड करे कि इम्प्रिजनमेंट रिगोरस होगी या सिंपल, या पार्टली रिगोरस और पार्टली सिंपल। जैसे कहानी से समझिए, राजेश को थेफ्ट के लिए 3 साल की सजा मिली। कोर्ट ऑर्डर करती है कि फर्स्ट 1 साल रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और बचे हुए 2 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यह पॉसिबल है। सेक्शन 8 फाइन की डिटेल्स। यह एक बहुत डिटेल्ड सेक्शन है जो फाइन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बताता है। सब सेक्शन 1 अगर ऑफेंस में मैक्सिमम फाइन मेंशन नहीं है तो फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, यानी क्राइम की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रीजनेबल होनी चाहिए। सब सेक्शन 2 अगर फाइन पे नहीं की जाती है तो कोर्ट यह ऑर्डर कर सकती है कि डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट होगी। कहानी, मोहन को चीटिंग के लिए 50,000 फाइन हुई और 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट ऑर्डर करती है कि इफ फाइन इज नॉट पेड विद 3 months एडिशनल इम्प्रिजनमेंट। अब अगर मोहन फाइन पे कर देता है तो सिर्फ 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होगी, लेकिन अगर फाइन पे नहीं करता तो 2 + 3 months टोटल 2 ईयर्स और 3 months की इम्प्रिजनमेंट होगी। सब सेक्शन 3 डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। यह ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट के 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उदाहरण, अगर ओरिजिनल सजा 4 साल की है तो डिफॉल्ट में मैक्सिमम 1 साल एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। सब सेक्शन 5 अगर ऑफेंस सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, सजा नहीं मतलब इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगी और इसकी लिमिट्स है फाइन ₹5,000 तक, मैक्सिमम 2 months, फाइन ₹10,000 तक है तो मैक्सिमम 4 months और इससे ज्यादा फाइन है तो मैक्सिमम 1 ईयर। सब सेक्शन 6
यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइन पे कर दी जाती है तो इम्प्रिजनमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाती है। इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा एग्जांपल देता है। जैसे ए को 1000 रुपया फाइन और 4 महीने के डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट हुई। अगर ए पहले महीने में रुपीज 750 रुपया पे कर देता है तो 1 मंथ के बाद रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसका 75% फाइन पे कर दी। प्रोपोर्शनेटली 75% टाइम सर्व कर चुका है। सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट। यह सेक्शन बताता है कि अगर कोई पर्सन एक ही एक्ट से मल्टीपल ऑफेंसेस करता है तो उसे सबसे सिवियर पनिशमेंट दी जाएगी। हर ऑफेंस के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं। इलस्ट्रेशन ए जेड को 50 ब्लोज मारता है, 50 मुक्का मारता है। सॉरी, ए जेड को 50 छरी मारता है, डंडा से 50 डंडा मारता है। टेक्निकली हर ब्लो एक सेपरेट हर्ट है, लेकिन ए को 50 सेपरेट पनिशमेंट्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ होल बीटिंग के लिए 1 पनिशमेंट मिलेगी। इलस्ट्रेशन बी, लेकिन ए अगर जेड को मार रहा है और बीच में वाई इंटरफेयर करता है तो ए डेलिबरेटली वाई को भी मारता है। अब यह सेपरेट ऑफेंस है। ए को 2 अलग अलग पनिशमेंट्स मिलेंगी, 1 फॉर जेड एंड 1 फॉर वाई। सेक्शन 11 और 12 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये दोनों सेक्शंस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट्स बताते हैं। यह एक बहुत हार्श पनिशमेंट है जहां प्रिजनर को अकेला रखा जाता है। भारतीय न्याय संहिता में क्लियर लिमिट्स है। मैक्सिमम 3 मंथ्स टोटल पूरी इम्प्रिजनमेंट में। एक बार में मैक्सिमम 14 डेज। अगर इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा है तो किसी भी मंथ में मैक्सिमम 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यह ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मेंटली बहुत हार्मफुल होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये जागरूकता और लोगों आपके साथ साथ आपके दोस्त हित मित्र के पास भी पहुंच सके। धन्यवाद।